मैं अपनी किस्मत पर जितनी खुश होती उतनी कम था, क्योंकि मेरा रिश्ता एक बहुत ही अमीर घराने से आया था। हालांकि मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था, जहां हमारा घर दिल्ली की तंग गलियों में पुराने जमाने का बना हुआ था। मोहल्ले के रिश्ते कराने वाली मानसी ने जब अम्मा को यह बताया कि तुम्हारी बेटी की तस्वीर देखते ही उन लोगों ने फौरन हाँ कह दिया है, और कह दिया है कि हमें इसी लड़की को अपनी बहू बनाना है। विश्वास मानो, मुझे तो तुम्हारी बेटी की किस्मत पर और खुशनसीबी पर बड़ी हैरत है। आजकल ऐसी किस्मत कहाँ होती है लड़कियों की। मेरी माँ तो यह सब सुन सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने अमीर घराने से आ सकता है। मेरे लिए भी यह बात कुछ हैरान कर देने वाली थी। रिश्ते वाली मानसी कहने लगी, कोई नूर का हीरा है तुम्हारी बेटी। अरे इसका हुस्न देखकर तो लड़के वालों को तुम्हारे छोटे मोहल्ले और घर से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह कहने लगी कि कल वह लोग तुम्हारे घर आएंगे, और हाँ, लड़का भी साथ आएगा। यह सुनना था कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि हमारे घरों में ऐसा कोई रिवाज ना था कि लड़की को देखने के लिए लड़का खुद अपने माँ बाप के साथ आ जाए। मुझे लगा था मेरी माँ इस बात पर ऐतराज उठाएगी या इस रिश्ते से इनकार ही कर देंगी। लेकिन मैं तो हैरान रह गई जब अम्मा ने कहा, ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं बड़ी नर्वस हो रही थी। ये मेरा पहला आने वाला रिश्ता था, और पहली बार ही मुझे यूं किसी के सामने बैठना नर्वस कर रहा था। एक नेचुरल सी बात है, लड़की ऐसे वक्त में वैसे ही बदहवासी का शिकार होती है। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि वह लड़का खुद भी तशरीफ ला रहा है, तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस पानी पानी हो गया था। और मैं तो थी ही थोड़ी दब्बू टाइप की लड़की, जरा सी ऊंची आवाज सुनकर ही सहम जाती थी। मैं बस यही सोच रही थी कि कल उन मेहमानों का सामना कैसे करूंगी। अम्मा ने अगले ही दिन दोपहर को जाकर करीबी बाजार से मुझे खूबसूरत सा कढ़ाई वाला सूट लाकर दे दिया था। कहने लगी, यह लेमन कलर का जोड़ा पहनकर आना मेहमानों के सामने, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझसे कहने लगी, मेहमानों के सामने कोई बहन जी टाइप की बनने की कोशिश मत करना। अरे भाई, अमीर टाइप के लोग हैं, फैशनेबल भी होंगे, इसलिए बालों को खुला छोड़ देना, हल्का सा मेकअप भी कर लेना, लिपस्टिक जरूर लगाना, और जो दिवाली पर मैंने तुम्हें कानों के बुंदे लाकर दिए थे ना, वो जरूर पहन लेना। मेरी माँ का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ मुझे ना पहना दें जिस दिन मेहमानों ने आना था। मेरे हाथ पांव घबराहट के मारे फूले जा रहे थे। अम्मा ने बाजार से सबसे महंगी वाली बेकरी से सामान मंगवाया था। मेरी माँ एक विधवा औरत थी। मेरी दो बहनें और भी थीं, और एक छोटा भाई था जो कि अभी सिर्फ 13 साल का था। मैं सब बहन भाइयों में बड़ी थी। अम्मा ने रिश्ते वाली से साफ कह दिया था कि मैं दहेज में अपनी बेटी को 2 जोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। बेशक लड़का शक्ल सूरत का आम हो, बस कमाता इतना हो कि मेरी बच्ची को इज्जत की रोटी खिला सके। मेरी और कोई डिमांड नहीं है। बस उनसे कहना देहे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। पहला ही रिश्ता मेरा बहुत ही अमीर घराने से आया था। मेहमानों के आने से पहले हर चीज हमारे घर में तैयार थी। लेकिन जब वह लोग घर पहुंचे तो लड़के का मुंह काफी बना हुआ था। शायद हमारा पुराना सा इलाका देखकर और छोटी छोटी गलियां देखकर उसको यह सब बुरा लगा होगा। वो तो आलीशान बंगले से आया था, बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आया था। उसकी बड़ी सी गाड़ी कहाँ इन तंग गलियों से गुजर पाई होगी। उसे गाड़ी लाने में भी बड़ी दिक्कत हुई होगी, इसलिए शायद उसका मूड खराब था। जाहिर है ऐसे इलाकों में आना कोई आसान काम तो नहीं होता। मैं तो यह हैरान थी कि आखिर उन्हें अपनी क्लास में कोई खूबसूरत लड़की क्यों नहीं मिली। वो तो जिस लड़की पर हाथ रखते वो उनकी बहू बन जाती। फिर मेरा चुनाव क्यों किया गया था। छोटे भाई ने मेरे कमरे में आकर मुझसे कहा कि दीदी, लड़के का तो मुंह बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती उसको अपने साथ लाया गया है। दीदी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे यहाँ दाल गलने वाली है। मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा, चल जा यहाँ से, शर्म नहीं आती बहनों। से ऐसी बातें करते हुए वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही अम्मा घबराई हुई कमरे में आई थी। शायद समझ नहीं पा रही थी कि इन अमीरजादों के साथ किस तरह व्यवहार करें। मुझसे कहने लगी, वह लोग ज्यादा देर रुकने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं
बस लड़की दिखा दो, इसलिए जल्दी चलो, सारा सामान तो मैंने उन लोगों के सामने सजा दिया है। चाय भी रख दी है, बस तुम कपों में डालकर उन्हें दे देना। ड्राइंग रूम तक जाते जाते मेरी माँ मुझे हर बात समझा चुकी थी। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। वो बस 3 ही लोग थे। एक औरत थी जो मेरी माँ की उम्र की थी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। ड्राइंग रूम में हालांकि पंखे के साथ एक एयर कूलर भी चल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने पसीने पहुंच रहे थे। उनमें एक नौजवान लड़की भी थी जो कमरे का जायजा ले रही थी, और तीसरा एक नौजवान लड़का था जो शक्ल सूरत में बस ठीक ही था। रंगत भी सांवली सी थी, नए नक्श भी अच्छे नहीं थे, लेकिन पहनने ओढ़ने का तरीका अच्छा था। ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे और अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलकर पंखे की हवा लेने की कोशिश कर रहा था। शक्ल से ही बोर लग रहा था, लेकिन मुझे देखकर तीनों ही अपनी आंखें झपका भूल गए थे। उन दोनों औरतों की नजरों से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस लड़के का टकटकी बांधे मुझे देखना मुझे नर्वस कर गया था। मेरी नजरें तो शर्म से जैसे जमीन में गड़स गई थीं। जी चाहा कि उठकर वहां से बाहर निकल जाऊं। अम्मा ने मुझे चाय देने के लिए कहा तो वह औरत कहने लगी, नहीं नहीं, पहले ही बहुत गर्मी है, चाय नहीं पिएंगे, बस शरबत ही आपने बना लिया, वही काफी है। माँ की मंगाई गई महंगी बेकरी का सामान और समोसे समोस को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था। कहने लगी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। यह कहते हुए वो औरत जिसने पिंक साड़ी पहन रखी थी मेरे पास आकर बैठ गई। बस मेरा नाम ही पूछा था और मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने अपने पर्स से एक अंगूठी निकाली और मेरे हाथों में पहना दी। मैं तो हक्का बक्का सी देखने लगी थी। भला ऐसा कहाँ होता है? पहले तो लड़के को देखने आते हैं, फिर लड़के को देखने जाया जाता है, फिर बात तय होती है, उसके बाद ही मंगनी की रस्म होती है। लेकिन यह औरत तो हथेली पर सरसों जमाए हुए थी। कहने लगी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है और उस रिश्ते कराने वाली ने हमें बताया था। आप लोगों को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मेरी माँ तो यूं खुश थी जैसे सारे मामले उन्होंने ही तय करने थे। माँ कहने लगी, जी जी, हमें भी कोई एतराज नहीं है। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। लड़के के बारे में कुछ तो पूछताछ करनी चाहिए थी। वो औरत कहने लगी, देखें, हमें शादी की जल्दी तो है, लेकिन हमें शादी बहुत धूमधाम से नहीं करनी है। ना ही आप लोग हमारे स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए 15 दिन बाद हम बस 10 से 12 लोग ही आएंगे और आपकी बेटी से शादी करके इसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। और हाँ, यह कहकर उस औरत ने अपने पर्स से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और मेरी माँ को पकड़ा दी। कहने लगी, शादी में खाने पीने का जो भी आपने इंतजाम करना होगा, उसके पैसे मैं आपको अभी से दे देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे मेहमानों का बोझ आप पर पड़े। फिर कहने लगी, बहन, हम ज्यादातर दूसरे देश में रहते हैं, बस दिल्ली में तो साल में 2-3 महीने के लिए ही आते हैं। इसीलिए शादी के बाद आपकी बेटी भी हमारे साथ अमेरिका चली जाएगी। ये सुनकर तो मेरी माँ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। खुशी के मारे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। पल भर के लिए तो मुझे भी अपनी खुशकिस्मती पर घमंड सा होने लगा था। शादी वाले दिन भी मेरी शादी का जोड़ा 10 लाख से कम का नहीं था, जो मेरी ससुराल से आया था। जब मेरी विदाई हुई तो मोहल्ले वाले अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोल खोल कर आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। अपने आप पर मैं गर्व से फूली नहीं समा रही थी। मैं अपनी किस्मत पर खुशी से चहक रही थी। भले ही मेरा पति देखने में आम शक्ल सूरत का था, लेकिन उसकी दौलत उसकी पर्सनालिटी को खाने के लिए काफी थी। न मुझे उसकी सांवली रंगत से कोई प्रॉब्लम थी, न ही उसके भद्दे नैन नक्श से, क्योंकि उसके पास बेद दौलत थी। गाड़ी बंगले के सामने जाकर रुकी थी। इतना बड़ा बंगला तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। कुछ रस्मों के बाद मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया था। इतना बड़ा कमरा था और बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ था। कुछ ही देर में नैतिक कमरे में दाखिल हुआ तो मैं सिमट कर बैठ गई। मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करने लगा। कहने लगा, जब मैं तुम्हारे घर गया था तो सच बताऊं, मेरा मूड बहुत खराब था कि न जाने मेरी माँ मुझे कहाँ लेकर आई है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो बैठा था। नैतिक की संगत में कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे।
लेकिन उसके घर के तौर तरीके सीखने में मुझे बहुत वक्त लगा था। मेरी सास मुझे ज्यादातर फैंसी साड़ियां ही पहनने के लिए देती थी, जो ज्यादातर स्लीवलेस हुआ करती थी। मेरे लिए एक पर्सनल नौकरानी भी रखी थी, जो मुझे चलने फिरने उठने बैठने के तरीके सिखा रही थी। मैं वैसे तो बहुत ही धार्मिक लड़की थी। सुबह उठकर पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ आकर मेरा यह सब कुछ छूटने लगा था। सुरेश कहने लगा, अमेरिका में हमारा जिस अपर क्लास फैमिली से संबंध है और मिलना मिलाना है, वहां उठने बैठने के तौर तरीके बहुत अलग हैं। और मैं नहीं चाहता जब तुम मेरे साथ अमेरिका जाओ तो तुम उनके तौर तरीकों से अनजान रहो और फिर बीच में हमारी इंसल्ट हो जाए। कांटे चम्मच से खाना खाना, किसी मॉडल की तरह ऊंची हील पहनकर मटक मटक कर चलना, ये थे उनके तौर तरीके जिन पर उन लोगों को गर्व था। लेकिन मुझे ये सब बनावटी सा लगता था। मैं अपने पति की खुशी के लिए ये सब कर रही थी। जो साड़ियां मेरी सास मुझे पहनने के लिए देती थी, वह बहुत ही फैशनेबल होती थी, बिना स्लीप की और बड़े बड़े गहरे गले वाली। उन्हें पहनते हुए मैं शर्म महसूस करती थी, बार बार खुद में सिमट लगती। साड़ी के पल्लू से कभी अपनी कमर को छुपाने की कोशिश करती तो अभी कभी अपने गले को छुपाने की कोशिश करती, लेकिन गले इतने गहरे होते थे कि मुझे छुपाना मुश्किल था। मैंने तो कभी हाफ स्लीव कुर्ते भी नहीं पहने थे, हमेशा फुल कपड़े पहना करती थी। लेकिन यहाँ तो हाफ स्लीव की साड़ियाँ और गहरे गले वाले ब्लाउज, ऊपर से नेट की साड़ी, जो मेरे शरीर को छुपाती कम और दिखाती ज्यादा थी। 1 महीने बाद मैं अपने पति के साथ अमेरिका के सफर के लिए रवाना हो गई थी। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मेरी सास और ननद मेरे साथ नहीं गई थी, सिर्फ मेरा पति ही मेरे साथ गया था। वहां भी मेरे पति का घर काफी बड़ा था, घर में नौकर चाकर भी मौजूद थे। कुछ दिन तो सुरेश, हाँ ठीक, मुझे अमेरिका की सैर कराता रहा। मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन सुरेश कहने लगा, मेरे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में पार्टी रखी है। यह सुनकर मैं भी खुश हो गई थी। मैंने एक फैंसी गाउन पहनने के लिए निकाला तो सुरेश कहने लगा, नहीं, इसे रहने दो। उसने मुझे एक शॉपिंग बैग खोलकर दिया और कहा कि यह पहनो। मैंने शॉपिंग बैग खोलकर देखा तो बहुत ही घटिया टाइप की मिनी स्कर्ट थी, जिसे देखकर मैंने हैरत से सुरेश की तरफ देखा था। मैंने कहा, मैं यह नहीं पहन सकती। तो वह मेरे पास आकर कहने लगा, कमन, कौन? अनु, तुम अब दिल्ली के पुराने इलाके में रहने वाली कोई गरीब लड़की नहीं हो, मेरी पत्नी हो। सुरेश आहूजा की पत्नी, एक बिजनेसमैन की पत्नी। फिर कहने लगा, फटाफट से इसे पहनो। पहली बार ही तुम्हें इसे पहनते हुए शर्म आएगी, उसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं, बस कुछ दिन ही जाओगी तो तुम्हारी शर्म तुम्हारे कपड़ों की तरह से कम होती चली जाएगी। माय ब्यूटीफुल वाइफ, गॉड ने तुम्हें यह हसीन रूप इसीलिए थोड़ी दिया है कि इसे छुपा कर रखो। नुमाइश की जाती है तभी अच्छा लगता है। जब यह कपड़े पहनकर तुम उस पार्टी में जाओगी तो वहां मौजूद सारे लड़कों के दिलों पर आग लगा दोगी। उस वक्त सब मुझे हसरत की निगाहों से देखेंगे कि सुरेश की पत्नी किस कदर हसीन है। सुरेश की आंखों में उस समय अजीब सा खुमार था, अजीब सी चमक थी। लेकिन मैं परेशान थी। मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन मैं परेशान थी। मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मेरी शर्म ही मेरा जेबर थी, जिसे सुरेश मुझसे छीनना चाहता था। लेकिन इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि सुरेश से इनकार कर सकती। मैंने वह कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन मैं बेहद नर्वस थी। बाकी की तैयारी मेरी सुरेश नहीं करवाई थी। मेरे लंबे घने बालों को भी खुला छोड़ दिया था। मेकअप भी बहुत ही हैवी करवाया था। मैं पत्नी कम और मॉडल ज्यादा लग रही थी। मैं होश उड़ा देने वाले हुस्न को लेकर उस पार्टी में पहुंची थी, जहां पर मर्द और औरतें पहले से ही मौजूद थे। ज्यादातर उस पार्टी में अमेरिकन मर्द और औरतें थीं। बहुत कम हिंदुस्तानी मर्द और औरतें थीं, लेकिन उन्हें देकर भी यह अंतर करना मुश्किल था कि वह भारतीय हैं या फिर यही अमेरिकन, क्योंकि उन लोगों की पत्नियों ने भी वैसे ही बेहुदा कपड़े पहन रखे थे, जैसा कि वहां अमेरिका का कल्चर था। इतने छोटे छोटे कपड़े कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। सामने डांस रैंप भी बनाया गया था, जहां पर सब कपल डांस कर रहे थे। सुरेश भी मेरा हाथ पकड़े मुझे उस डांस रैंप पर लेकर आया और मेरी नंगी कमर पर हाथ रखकर डांस करने लगा। एक तूफान बदतमीजी थी जो वहां पर मची हुई थी।
जिसका हिस्सा सुरेश मुझे बना चुका था। मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था, मुझे शर्मिंदा कर रहा था। मैं अजीब सी उलझन का शिकार थी। मैं बार बार उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, सुरेश मुझे यह सब नहीं करना। वो मुझसे कहने लगा, करोगी नहीं तो तुम्हें यह सब आएगा, कैसे देखो। ये सब यहाँ के माहौल में शामिल है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अचानक डांस करते करते मुझे महसूस हुआ जैसे सामने खड़ा एक अमेरिकन लड़का मुझे देख रहा है। उसकी तेज नजरें मेरे पूरे शरीर पर चुप स रही थीं। मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मेरा जी चाहा एक बड़ी सी चादर से खुद को छुपा लूं और अपने आप को उसकी नजरों से बचा लूं और सुरेश को अपने आप से छुड़ाकर वहां मौजूद कुर्सियों टेबल पर जाकर बैठ जाऊं। वो अंग्रेज लड़का सुरेश के पास आ गया और इंग्लिश जबान में जो बात उसने सुरेश से कही थी, मैं सुनकर ही सांस लेना भूल गई थी। वह लड़का सुरेश से कह रहा था, क्या मैं तुम्हारी पत्नी के साथ डांस कर सकता हूँ? मुझे लगा सुरेश इनकार कर देगा, लेकिन मुझे हैरत का एक जोरदार झटका लगा था जब सुरेश ने कहा, व्हाई नॉट। यह कहकर सुरेश ने मुझे अपनी पकड़ से आजाद किया और मेरा बाजू पकड़कर उस लड़के की तरफ हल्का सा धक्का दिया था। मैं लड़ खड़ा कर उस आदमी के सीने से जा लगी थी। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने आग की भट्टी में फेंक दिया हो। मैं एकदम से उस आदमी से पीछे हटी थी। उस लड़के ने फिर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे करीब किया था। मैं उसे इंग्लिश में अपने आप अपने पास आने से उसे मना कर रही थी। मैंने कहा, मुझे आपके साथ डांस नहीं करना, आप किसी और को अपना डांस पार्टनर बना ले। मुझे तो सुरेश पर भी गुस्सा आ रहा था। कैसे मुझे अपने दोस्तों के हवाले कर सकता था? मैं सुरेश की पत्नी थी, उसकी इज्जत थी। मैं उस लड़के को मना करके वहां रुकी नहीं थी, बल्कि चलती हुई सामने रखे टेबल के पास आकर कुर्सी खींच के बैठ गई थी। वहां पर सब लोग शराब पिए जा रहे थे, एक दूसरे की पत्नियों के साथ डांस भी कर रहे थे। ये सब उनके कल्चर का हिस्सा होगा, लेकिन मेरे कल्चर का हिस्सा नहीं था। पहली बार मुझे सुरेश की पत्नी होने पर पछतावा और अफसोस हो रहा था। क्या अमीर लड़कों की गैरत मर जाती है? वह कैसे अपनी पत्नियों को अपने दोस्तों के हवाले कर देते हैं। लेकिन यह तो शायद शुरुआत थी। इसका अंत तो इससे भी ज्यादा घिनौना और घटिया था। सुरेश भी गिलास उठाकर शराब पी रहा था, अपने दोस्तों की पत्नियों के साथ रोमांटिक डांस भी कर रहा था। यहाँ दौलत थी, शराब थी, शबाब था, आने वाले सभी अमीर लोग थे। लेकिन यहाँ न शराब थी, न शर्मो हया थी और न ही हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता थी। ये सब देखकर ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन तभी मुझे अपने ऊपर किसी की चुभते हुई नजरों का एहसास हुआ था। मैंने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन है जो मुझे इतनी देर से देख रहा है, कि तभी अचानक से मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जो सुरेश से मुझसे मेरे साथ डांस करने की इजाज़त ले रहा था। वह खामोशी से कोने में खड़ा गिलास में शराब डाले घूंट भर रहा था और मुझे ही देख रहा था। जैसे ही उससे मेरी नज़रों का टकराव हुआ था, वो मुस्कुराने लगा, लेकिन मैंने अपना रुख दूसरी तरफ बदल लिया था। कुछ देर बाद ही वह चलता हुआ मेरी टेबल के पास आ गया और मुझसे बैठने की इजाजत मांगने लगा। लेकिन मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, अपने माथे पर बल डाले अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। लेकिन वह मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गया। मुझे हैरत उस समय हुई जब उस लड़के ने हिंदी में बात करना शुरू की। वो अटक अटक कर हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन शब्द साफ थे। कहने लगा, तुम हिंदुस्तान से आया है ना? मैंने कहा, आपको कैसे पता? कहने लगा, तुम्हारी ये शर्मो हया से लगता है। हमने देखा है, हिंदुस्तान की औरतें दूसरे मर्दों से गले मिलने को बुरा समझती हैं। मैंने कहा, बुरे को बुरा ही समझना चाहिए। मैं यह सोच चुकी थी कि अब सुरेश की कोई भी बात नहीं मानूंगी। वो तो मेरे धर्म, मेरी सभ्यता से ही मुझे दूर कर देगा। मुझे यह भी याद आने लगा कि जब से मेरी शादी हुई हुई थी, मैं वक्त पर भगवान की पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रही थी। न जाने शादी को इतना समय हो गया था और मैं अपने भगवान के सामने बैठकर न जाने कब से उसकी पूजा की थी। इस तरह तो मैं अपने भगवान से, अपनी सभ्यता से और अपनी संस्कृति से दूर हो जाऊंगी। अभी भी वो लड़का मुझसे बातें ही कर रहा था कि जब सुरेश मेरी टेबल के पास आ गया। वो लड़का कहने लगा, सुरेश, मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत पसंद है। सुरेश उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। वो लड़का मेरे चेहरे की तारीफें करने लगा।
कभी मेरी आंखों की, कभी मेरे बालों की और कभी मेरे फिगर की। मुझे उसके मुंह से यह सब सुन सुनकर गुस्सा आने लगा था, लेकिन सुरेश तो मुस्कुरा रहा था। वो लड़का कहने लगा, मुझे तुम्हारी पत्नी की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, कभी बताऊंगा कि वह चीज क्या है। उस आदमी की बात सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। मैं यह प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द यह पार्टी खत्म हो और मैं घर वापस जाऊं, और फिर ऐसा ही हुआ था। मैं घर आई तो मैंने सुरेश से साफ कह दिया कि मैं दोबारा ऐसी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना ही ऐसे से कपड़े पहनूंगी। मैं कोई बेशर्म और इतनी आजाद ख्याल टाइप की लड़की नहीं हूं जो इन तौर तरीकों को अपनाओ। मेरी बात सुनकर सुरेश गुस्से में आ गया था। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? और उसके बाद जो बात सुरेश ने मुझे कही, मेरे होश उड़ के रह गए थे। वह कहने लगा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हें सात पर्दों में छुपाकर रखूं। तुम जैसी गरीब लड़की से मैंने शादी इसलिए की क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती की नुमाइश करना चाहता हूँ, इससे कैच करना चाहता हूँ, सबको खाना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आधे अधूरे कपड़ों में कितने लोगों के होश उड़ा सकती है तुम नहीं जानती। औरत जितने छोटे कपड़े पहनती है उतनी ही हसीन लगती है मुझे। सुरेश की बातें सुनकर अफसोस हो रहा था। मैंने कहा, सुरेश, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आएगी मुझे अपने दोस्तों के सामने यूं छोटे कपड़े पहनाकर भेजते हुए? वह कहने लगा, यह सब यहाँ गलत नहीं समझा जाता। मैंने भी दो टूक अंदाज में कह दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वह कहने लगा, तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, वरना मैं तुमसे ये सब कुछ जबरदस्ती भी करवा सकता हूँ। कौन है यहाँ जो तुम्हें मुझसे बचा लेगा? सुरेश के शब्दों से अब मुझे डर लगने लगा था। सुरेश के सोने के बाद मैं भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और अपनी इज्जत, अपने धर्म की सुरक्षा की भीख रो रो कर मांगने लगी थी। मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहती थी। अगले दिन मैंने अपनी इंडियन ड्रेसेस निकाल ली। मैं सोच चुकी थी कि मैं दुनिया की जिंदगी की खातिर अपनी इज्जत, अपने धर्म को खराब नहीं करूंगी। सुरेश कभी ऑफिस से वापस नहीं आया था। जब मुझे नौकर ने बताया कि सुरेश का कोई दोस्त आपसे मिलना चाहता है, मैं नहीं जानती थी कि वह कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मैंने कहा, अभी तो सुरेश घर पर नहीं है। नौकर कहने लगा, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, ठीक है, बुलाओ उसे। मैंने अपने आसपास अच्छे से दुपट्टा फैलाया और उससे मिलने के लिए लॉन्स में ही आकर बैठ गई। आने वाला लड़का जो मुझे उस पार्टी में मिला था, वही था। वो बड़े ही बोल्ड अंदाज से आते हुए मेरे सामने सोफे पर बैठ गया था और मुझे सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखने लगा। कहने लगा, तुम तो बिल्कुल इंडियन लग रही हो। मैंने कहा, मैं इंडियन हूं तो इंडियन ही लगूंगा। कहने लगा, मुझे समझ नहीं आता, जब सब औरतें एक जैसी होती हैं तो इंडियन औरतें हमसे क्या छुपाने की कोशिश करती हैं? मैं जरा सख्त शब्दों में बात कर रही थी। मैंने कहा, यही तो फर्क है हम हिंदुस्तानी औरतों में कि वो खुले हुए सड़े फलों की तरह नहीं होती, जिन पर सारे जमाने की गंदी मक्खियां भिन भिना हुई नजर आती हैं। हमारी मिसाल कीमती खजानों से होती है, जिसे छुपाकर रखा जाए। वो तो नैतिक को यहाँ के कल्चर को अपनाने का शौक है, इसीलिए मैंने उसके मजबूर करने पर वो कपड़े पहन लिए थे, वरना मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैंने अब ये सब छोड़ने के बारे में सोच लिया है। आप ये बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कहने लगा, जिस कंपनी में सुरेश जॉब करता है, मैं वहाँ के बॉस का बेटा हूँ। फिर कहने लगा, जितनी दौलत मेरे पास है, सुरेश के पास तो उसका 1% भी नहीं है। मैं नहीं जानती थी वो मुझे यह सब क्यों बता रहा है। मैंने कहा, मुझे इस बात से क्या मतलब कि आपके पास कितनी दौलत है। अगर आपको कोई कारोबारी बात करनी है तो आप सुरेश से कर लेते, और सुरेश इस समय घर पर नहीं है। जब वो आए तब आप उससे मिल लेना। वो मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, तो क्या आपने सुरेश की दौलत से इम्प्रेस होकर उससे शादी नहीं की? मैंने कहा, नहीं, वो मुझे अमेरिका की बजाय हिंदुस्तान में ही रखता तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि मुझे खुशी होती। आप बैठे, वह आने ही वाला होगा, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ। यह कहकर मैं किचन में चली गई। चाय का इंतजाम करके जैसे ही मैंने चाय टेबल पर लगाई, सुरेश भी आ चुका था। उस लड़के को अपने घर में देखकर वह हैरान था। फिर बड़ी ही खुश दिली से वो उससे मिला था।
मैं चाय रखकर वहां से जा चुकी थी। 2 घंटे तक वह लड़का और सुरेश आपस में बैठे न जाने क्या क्या बातें करते रहे। उसके जाने के बाद जब सुरेश कमरे में आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, आज एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी सा ड्रेस पहन के तैयार हो जाना। पीटर ने हमें अपनी खास पार्टी में बुलाया है। अपने घर पर मैंने कहा, मुझे न तो इस तरीके की ड्रेसेस पसंद है और न ही ऐसी किसी पार्टी में जाना। मेरा यह कहना था कि गुस्से से सुरेश मेरे पास आया और मेरा बाजू दबोचकर कहने लगा, मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। पहली बार मैंने सुरेश का ऐसा रूप देखा था, लेकिन मैं अब और यह बेशर्मियां वाला काम नहीं कर सकती थी। मेरे बार बार मना करने पर उसने खींचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगा, तुमने जो पहनना है पहनो, लेकिन मेरे साथ तुम आज रात जरूर जाओगी। मैं रोने लगी, लेकिन सुरेश के लाख कहने पर भी मैंने एक इंडियन ड्रेस ही पहनी थी और उसके साथ पार्टी में चली गई। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे इंडियन ब्यूटी बहुत इम्प्रेस करती है, पागल हो जाता हूँ। ढकी छुपी औरत को देखकर मुझे उस लड़के से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके कहने पर सुरेश मुझे यहाँ लाया था। वहां पर बस वह आदमी था या उसकी पत्नी जो तेज बेहुदा गाने पर डांस करती हुई सुरेश के गले का हार बनी जा रही थी। खाने के बाद उस लड़के ने जो फरमाइश सुरेश से मेरे बारे में की थी, उसे सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। बाफ स्वीपिंग के लिए कह रहा था, यानी कि पत्नियों की अदला बदली। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया था। ये कैसी इच्छा रखी थी उस लड़के ने। और सबसे तेज झटका तो मुझे उस समय लगा जब सुरेश ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली थी और फिर मुझे उसके हवाले करके उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने लगा। उसकी पत्नी भी खुशी खुशी सुरेश की बाहों में बाहें डाले जाने को तैयार थी। मैं अपना आप उस आदमी से छुड़वाने लगी, सुरेश को पुकारने लगी कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे यह पाप नहीं करना। लेकिन वो पीटर की पत्नी को लेकर जा चुका था। पीटर मुझसे कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो? ये सब तो यहाँ आम सी बात है, हम सब दोस्त मिलकर ऐसा ही करते हैं और हमारी वाइफ भी इस काम से खुश होती है, ये सब करने को खुशी खुशी तैयार हो जाती है। मैंने कहा, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं और हमारे यहाँ ये सब करना पाप समझा जाता है। हम हिंदुस्तानी औरतें सिर्फ अपने पति के लिए होती हैं और उनसे ही वफादार रहती हैं, किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकती। पीटर कहने लगा, लेकिन इंडियन तो तुम्हारा पति भी है और उसने तो खुशी खुशी हमारे माहौल को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम भी कर लो। वो मुझे अपने आप से लगाए हुए कमरे में ले जाने लगा, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से धक्का दिया था। मैंने कहा, तुम मेरे लिए गैर मर्द हो, मुझसे दूर रहो। सामने एक छोटी सी गोल मेज पर शराब की बोतलों के साथ साथ एक प्लेट में फल और छुरी भी रखे हुए थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। मैंने फौरन से वो छुरी पकड़ी और अपनी नस काट ली। मेरा बहता हुआ खून देखकर वो लड़का हैरान हुआ था और मेरे पास आकर मेरा हाथ थामकर कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा, मैं पाप की जिंदगी नहीं जी सकती, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरा खून बहे जा रहा था, अब मुझे चक्कर भी आने लगे थे और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो चुकी थी। लेकिन जब होश में आई तो उस लड़के के साथ सुरेश भी खड़ा था। मुझसे कहने लगा, ये क्या बेवकूफ़ी है? मैंने कहा, मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना। इसी जिंदगी भगवान के लिए मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मुझे मार डालो। मैं ऐसी जिंदगी, गंदगी से भरी जिंदगी से मर जाना पसंद करूंगी। मेरा पागलपन देखकर सुरेश कमरे से बाहर चला गया। वो लड़का कहने लगा, आई लव इंडियन वुमेन, मुझे नहीं पता था औरत का यह रूप भी होता है। तुमने इसलिए मरने की कोशिश की ताकि तुम्हें कोई गैर मर्द छू ना सके। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। फिर पीटर कहने लगा, सुरेश जैसा मर्द तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। फिर वह कहने लगा, सुरेश तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए तुम्हें मर्दों के हवाले करे। यहाँ ऐसा ही होता है। बिजनेस डील उस वक्त फाइनल होती है जब हमारी औरतें दूसरों के बिस्तर गर्म करती हैं। वो कहने लगा, जब मैंने ने तुम्हें पहली बार देखा था तुम उस स्कर्ट में बहुत ही नर्वस थी। मुझे तुम्हारी खूबसूरती ने इम्प्रेस नहीं किया था, तुम्हारी शर्मो हया ने इम्प्रेस किया था।
फिर जब मैंने तुम्हें पूरे कपड़ों में तुम्हारे घर देखा था तो तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगी थी। मुझे ऐसी ही औरतें पसंद हैं। उस आदमी ने मुझे सुरेश से तलाक दिलवाकर वापस हिंदुस्तान भेज दिया। सुरेश को तलाक देने के लिए उसने मुंह मांगी रकम दी थी उसे, इसीलिए सुरेश तलाक देने के लिए आसानी से राजी हो गया था। पीटर एक नास्तिक था। वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन नास्तिक होकर भी संभल गया और पाप पुण्य को समझता था। और एक सुरेश था जो इंडियन होकर इंडियन कल्चर की धज्जियां उड़ा रहा था और बाइब स्वाइपिंग जैसे गंदे काम को करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। मेरी सारी बातें सुनकर मेरी माँ अब रो रही थी कि उन्होंने बस नोटों की चमक देखकर रिश्ता तय कर दिया था। वह जानने की कोशिश भी नहीं की कि लड़के में कुछ संस्कार भी हैं या नहीं। मैंने अब एक स्कूल में पढ़ाने की जॉब कर ली थी। कुछ ही महीने गुजरे थे कि एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई तो सामने वही अमेरिकन लड़का खड़ा था, लेकिन उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, पीटर। आप वो कहने लगा, पीटर। नहीं कृष्णा, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और मैं दिल से हिंदू हो चुका हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर वह कहने लगा, तुम्हारी शर्मो हया ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था, इसीलिए मैंने हिंदू धर्म को स्टडी करना शुरू कर दिया और मेरे दिल में इस धर्म को अपनाने की इच्छा हुई। लेकिन जब मैंने हिंदू धर्म अपनाया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और इसीलिए हिंदुस्तान आया हूँ, ताकि एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी करके अपने लिए एक ऐसा साथी चुन सकूं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वफादार रहे, मेरे अलावा किसी की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखे। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने खुशी खुशी कृष्णा के साथ शादी कर ली। कृष्णा मुझे अपने साथ अमेरिका ले गया और उसने मुझे फोर्स नहीं किया था कि मैं उसका कल्चर अपना, हाँ, बल्कि मैंने अपना इंडियन कल्चर अपनाया था। और कृष्णा भी मेरे ही रंग में रंग गया था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं कम है कि उसने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया था। दोस्तों, क्या जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को पीछे छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।